ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। और आज की इस रिकवरी पर क्या कह रहे हैं ब्रोकर, कहाँ पे खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही है, वो जरा हर्ष से समझते हैं। ये सारी रिपोर्ट जो है वो पढ़ करके आए हैं हर्ष आज के 4 शेयर कौन से रहेंगे, और पहली कंपनी से शुरुआत करते हैं, कौन से सेक्टर से निकालिए आप? जी, कोल इंडिया की जो पीएसयू कंपनी है, कोल इंडिया सबसे पहला नाम उसी का निकल कर आया है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो सिटी की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह दी है उन्होंने और 430 के यहाँ पे लक्ष्य दिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूट्रल की भले ही सलाह दी है, लेकिन इनका ये कहना है कि 90 दिनों में एक अपसाइड की स्थिति दिख रही है यहाँ पे, इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कोयले को अगर आप देखें यहाँ पर तो उसकी कीमतें बढ़ने से कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि आप दुनिया में देखें तो इसके कोयले की जो कीमतें वो लगातार बढ़ रही हैं, फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। ई ऑक्शन जो है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, यहाँ पर उसकी संभावना दिख रही है साफ तौर पे। अभी स्पॉट इंपोर्ट की बात करें यहाँ पर आप साफ तौर पे, तो क्योंकि जो डिलीवरी के तौर पे सीधा खरीदना पड़ता है, जो स्पॉट इंपोर्ट होता है, जो प्राइस होता है उसी भाव के ऊपर, तो उसमें भी 30% का डिस्काउंट है। यानी कि जो दुनिया के बाजारों में कीमत चल रही है वो भारत में 30% के डिस्काउंट पे स्थिति दिख रही है। तो ऐसे में क्या होगा, संभावित ई ऑक्शन की जो कीमत है वो 3000 रुपये टन तक जाती हुई दिख सकती है। Q3 में जो थी स्थिति वो 2435 टन के आसपास थी, और अभी जो है 3000 टन के आसपास की स्थिति देखने को मिल सकती है जो संभावित है। यहाँ पर हर टन के ऊपर 100 रुपये बदलाव से जो अगर स्थिति बदलेगी तो ईपीएस को फायदा होगा और करीब 2% का असर देखने को मिल सकता है। 2% का असर देखने को मिल सकता है। न्यूट्रल राय है। सिटी का किराए क्या किराए से अरुण सर कितने सहमत हैं आप बताइए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कोल इंडिया को लेकर के? देखिए विपुल जी, पहले से व्यू पॉजिटिव था, पर इनके जो रिपोर्ट आई है वो प्राइस से ऊपर ही अभी भी स्टॉक चल रहा है। तो वैसे रिपोर्ट से अभी ज्यादा कोई इनपुट्स लेना सही नहीं रहेगा। तो 450 के आसपास ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, पर टेक्निकल तौर पर देखें तो एक्सेलेंट चार्ट नजर आए। इनफैक्ट जो ई ऑक्शंस होने वाले हैं उनकी प्राइसिंग बढ़ने के आसार मार्केट में अब ये बात चल रही है कि वहां पे आपको एक प्रीमियम देखने को मिल सकता है। इसी वजह से स्टॉक में मोमेंटम 3 दिन से आपको नजर भी आ रहा है। कोल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में कोल के प्राइसेस लास्ट 2 दिन में काफी बढ़े हैं, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है व्यू पॉजिटिव है और यहाँ से स्टॉक 470 से 472 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी है, मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक में रहना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है कोल इंडिया को लेकर के। तो कोल इंडिया से पे सहमति जो है वो ब्रोकरेज हाउसेस से नहीं बन रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी देखते हैं वो क्या कुछ कह रही है रिपोर्ट। हर्ष बताइए जी। आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 415 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। अब इनका कहना है कि कंपनी के तमाम अगर आप फंडामेंटल्स को देखें यहाँ पे हर बिजनेस के हिसाब से तो इनको काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। इनका कहना है अगर आप एनबीएफसी की बात करें यहाँ पर तो ग्रोथ की वापसी हो रही है, एसेट क्वालिटी में धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है, मार्जिन बेहतर होने की संभावनाएं दिख रही हैं साफ तौर पर। उसके बाद अगर आप हाउसिंग फाइनेंस की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है तेज ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसमें भी सुधार हो रहा है। अगर आप एएमसी के हिसाब से देखें यहाँ पर तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर जो पैसिव अल्टरनेटिव्स हैं यहाँ पर उसमें भी ग्रोथ की स्थिति दिख रही है। FY26 से लेके 28 तक के अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से तो ये मान के चल रहे हैं कि 26% का अनुमान जो है वो काफ़ी मजबूत के तौर पे देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें FY28 तक तो भी 16% के बढ़ने की उम्मीद मान के चल रहे हैं। अगर आप MSME सेक्टर को देखें यहाँ पर जो लैंडिंग और ख़ासतौर पर हाउसिंग फाइनेंस है तो उसमें जो है एक ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पे जो रिटर्न ऑन एसेट की जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं 2 से लेकर 2.5% तक का यहाँ पर संभावना दिख रही है। चलिए रजनी सर आप बताइए इस पर एबी कैपिटल को लेकर के आपका व्यू क्या है? 415 का टारगेट दिया गया, करीब करीब 90 रुपये ऊपर। सहमत है आप इस रिपोर्ट से? सर पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो हर्ष बाबू आज पहन के आए हैं इसको थोड़ा सा कॉशियसली रखिएगा। ये ब्लैक थर्सडे वाले कपड़े क्यों पहन के आए हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो एक इंडिकेशन आजकल मैं इनके कपड़ों से भी निकालने लग गया हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। और क्या एनालिसिस करते रहते हैं सर आप? ज्योतिष भी आप ही देखेंगे, बियर भी आप ही देखेंगे, मतलब कुछ चीजें दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए, कपड़े भी काफी एनालिसिस आप ही करेंगे। सर ने लॉबी कर रखी है। बाप रे बाप, बहुत शानदार। जी सर एबी कैपिटल जिस तरीके से पोजीशनड है ये टारगेट जरूर आ सकते हैं, मगर उसके पहले अभी फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट आपको करने को दिख सकता है। और मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुए दिखेगा आपको 288 292 लेवल्स, और वहां से एक बाउंस बैक आएगा। एंड बाय ईयर एंड जब मार्केट सुधरेंगे तो ये लेवल्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
ये बात यहाँ पर एबी कैपिटल को लेकर निकल के आ रही है। और चलते हैं अब तीसरी कंपनी के लिए हर्ष के पास। आज की तीसरी कंपनी कौन होगी हर्ष? जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 1730 रुपए प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए। अब इन्होंने जो सबसे पहले ऊपर जो कोट किया है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो गिरावट है वो अब ओवरडन हो चुकी है। यहाँ पे स्थिति जो है साफ तौर पे उनको नजर आ रही है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो क्रूड और एलएनजी में जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं उसका फायदा होगा। इसमें डीजल क्रैक, अपने दर्शकों को बता दें जिनको नहीं पता डीजल क्रैक, देखिए डीजल और अगर आप क्रूड के हिसाब से कंपेयर करें तो वो जो उनके बीच की कीमत होती है, क्रूड की घटी हुई और डीजल की बढ़ी हुई, तो उसको डीजल क्रैक कहा जाता है, तो उससे फायदा होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे पेट्रोकेमिकल बिजनेस का जो मार्जिन है उसमें और ज्यादा बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें जो गिरावट आई है, इन्होंने कारण कहा है कि जो एफआई की सेलिंग है वो गिरावट की वजह है। बेसिकली यहाँ पर अगले 3 से 5 साल में अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे यहाँ पर तो 14 से 16% बढ़ने की उम्मीद है साल दर साल के हिसाब से। डिजिटल बिजनेस जो है कंपनी का वो काफ़ी मजबूत दिखा रहा है स्थिति, वो भी 15 से 16% के आसपास है एबिटा ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो। अब संभावित ट्रिगर कंपनी के अंदर जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे जो उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई टैरिफ बढ़ते हुए दिखेंगे, वो अभी नहीं बढ़े तो वो उसमें बढ़ोतरी होगी तो वो फायदा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन हाँ, एक पॉइंट इन्होंने जरूर ऐड ऑन किया है, जैसे याद होगा हमारे दर्शकों को कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में यहाँ पे विंडफुल टैक्स लगा था तो वो स्थिति जो है वो लगती हुई दिख सकती है जिस तरीके से कंपनी को फायदा हो रहा है यहाँ पर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और ये इस प्रश्न का उत्तर जो है वो चलेंगे अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1400 के नज़दीक 1384 कैसा लग रहा है आपको? और 1700 से ऊपर के टारगेट निकल करके आए हैं। जेएम फाइनेंशियल से सहमत हैं आप? यस, और 1720-30 बोला इन्होंने, मेरा प्रोजेक्शन में 1800 तक देख पा रही हूँ उसको। लेकिन आपको 2 फेज में इसके टारगेट्स को डिवाइड करना चाहिए। वन इज कि आपको जैसे ये 1650 जो इसके रिसेंट हाइज है उनके ऊपर निकले, वहां पर अपनी पोजीशन को सिक्योर करना है एंड फिर 1800 का वेट करना है और टारगेट आ जाएंगे। अब रही बात कि हम इसको खरीदारी कहाँ कहाँ पर करें, अभी भी कल जिन्होंने मिस कर दिया बिल्कुल लेट नहीं है, कुछ नहीं होता। 1380 के पास भी आप खरीद सकते हो और एक मौका आपको मिल जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी इज लाइक 30 to 40% ओनली। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि वो 90 या फिर 100% आ जाएगा, वैसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टिल देयर अगर सब कुछ सुधरता नहीं है तो आपको एक बार और ये 1250 मिल सकने के चांसेस हैं। अब उसके लिए बैठ के वेट मत करते जाइए, उस जब भी वो भाव आए उस पर एडिशन करना, उस तरह से अपनी प्लानिंग करके चलो। वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट भी मिलेगा आपको मोस्ट लाइकली, और प्राइस पर जो प्राइस चार्ट होता है यानी एब्सोल्यूट रिटर्न जिसको हम बोलते हैं कि आपकी बाइंग के ऊपर आपको इसका ऊपरी भाव भी आपको मिल जाएगा। तो जो टारगेट दिए हैं 1730, 1800 तक की पॉसिबिलिटीज है। आराम से इसको व्यू करके, लॉन्ग व्यू करके चलना चाहिए। रिलायंस में भी डर रहे हो तो फिर मतलब आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, ये सवाल अपने से पूछो और फिर उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो। चलिए, ये बात है यहाँ पर। चलिए अब आखिरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज की आखिरी कंपनी कौन सी होगी और किस सेक्टर से निकली? इसके सेक्टर्स बहुत सारे हैं, आप चाहे इसमें कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देख लीजिए, ईपीसी के हिसाब से देख लीजिए, सेमीकंडक्टर के हिसाब से देख लीजिए, तो बहुत बड़ी कंपनी है। एलएनटी की बात कर लेते हैं, लार्सन टोब्रो की। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 4500 रुपये प्रति शेयर के भाव के यहाँ पे लक्ष्य दिए गए हैं। अब यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो मिडल ईस्ट में जो तनाव है उससे इंजीनियरिंग कंपनी बहुत सारी जो है उनके जो प्राइस है उसमें 10 से लेकर 24% तक का डेंट पड़ा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो एलएनटी की स्पेसिफिकली बात की जाए, ऑर्डर बुक मिडल ईस्ट से जो आती है वो 37% के आसपास आती है। एक महीने तक अगर मान लीजिए पूरा स्थिति बंद रहती है, कामकाज बंद रहता है यहाँ पर, तो ईपीएस पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा? इन्होंने कहा FY26 के हिसाब से 6 से 8% का डेंट जो है वो पड़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर हालात सामान्य होने पर ही स्टॉक में रिकवरी आएगी। इन्होंने कहा जो मजबूत ऑर्डर बुक की बात करें आप यहाँ पे FY28 तक एक अच्छी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन कंसर्न जो है वो यही है, जो मिडल ईस्ट में तनाव देखने को मिल रहा है, एआई डिस्ट्रप्शन का इंपैक्ट भी कंपनी की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो अगर सेक्टर वाइज के हिसाब से देखें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है जो वैल्यूएशन है मल्टीपल के हिसाब से देखा जाए तो 27x से घटकर 25x के आसपास पहुंच गया। एलएनटी, अरुण सर, इस क्षेत्र से आपकी उम्मीदें, क्या टिप्पणी होगी एलएनटी को लेकर के? विपुल जी, क्लियरली व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट हर गिरावट पे इसको एड ऑन करके ही चलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में इसका काफी अच्छा एक्सपोजर है। और इनफैक्ट अगर थोड़ी बहुत भी आप कह सकते हैं वहां पे अगर दिक्कतें होती है तो वापस उसका फायदा एलएनटी को इनडायरेक्टली भी हो सकता है, क्योंकि अगर वापस चीजें इंजीनियरिंग की वहां पे अगर जरूरत पड़ती है तो एलएनटी उसका मेजर आप कह सकते हैं बेनिफिशियरी हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है विपुल जी, गिरावट पे बाय करके ही चलना चाहिए।
4200 4250 तक मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में टारगेट स्टॉक में रहेंगे। चार्ट भी मजबूत है, इनफैक्ट फंडामेंटल भी में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए और गिरावट पे ऐड करके चलना चाहिए। गिरावट पे ऐड करना चाहिए। चलिए अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो रहा है।